मित्रों, आप में से बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाए कि धरती पर जीवन का जो विकास हुआ, उस विकास का क्रम क्या है, तो आप में से एक अच्छे खासे प्रतिशत लोगों की जो त्वरित टिप्पणी होगी, एक त्वरित जो प्रतिक्रिया होगी या उत्तर होगा, वह यह होगा कि मानव जो है क्रमिक विकास करता हुआ पहले बंदर था, होमोसेपियंस था, और फिर होमोसेपियंस के क्रमिक विकास से पहले वो चार पैरों पे चलते चलते फिर झुक करके चलता रहा, और फिर धीरे धीरे करके वो जो है खड़े होकर के चलने लगा, और वही बंदर जो है फिर मानव बन गया। अगर यदि आप इस तरह का कोई रिस्पांस देते हैं तो मैं इसमें आपका कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि इसका सारा का सारा दोष और दारोमदार जो है वो हमारे अध्ययन प्रणाली में है, और फिर उस अध्ययन प्रणाली को स्वीकार कर लेने में है। यदि आप पढ़ते पढ़ते इसको अस्वीकार कर देते हैं तब आपका उत्तर बदल जाता है, जैसा कि बहुतों के साथ होता है। उनमें से एक मैं भी हूं कि मैं इस उत्तर को स्वीकार नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूं और कभी नहीं करूंगा। लेकिन आप कहेंगे कि मैंने इस प्रश्न के साथ आज की वार्ता को क्यों शुरू किया, तो मित्रों आइए, मैं शिवचरण सिंह आज की वार्ता को प्रारंभ करता हूं एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां चार्ल्स डार्विन की जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है वो एक नए सिरे से प्रासंगिक हो गई है। इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई जाती रही है, बल्कि इसलिए कि उसे अब हटाया जा रहा है। भारतीय स्कूलों से एनसीईआरटी की पुस्तकों में चार्ल्स डार्विन के ऊपर जो अध्याय है उसे हटाया जा रहा है या हटाया जा चुका है, इस नाते कि भाई विद्यार्थियों के ऊपर सिलेबस का दबाव बहुत अधिक ना हो। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि वी आर रैशनलाइजिंग द सिलेबस इन ऑर्डर टू स्लाइट द प्रेशर ऑफ स्टडी ऑन द स्टूडेंट्स इन द पोस्ट कोविड सिनारियो। लेकिन अगर सिर्फ इतनी बात है, सिर्फ इतनी सूचना है, तो फिर आप कहेंगे तो एक सूचना है, बस यहीं पे अंत हो जाता है। लेकिन सूचना यहीं तक नहीं है। जिस प्रकार से मुगलों के चैप्टर को हटाने के बाद से वामपंथी खेमे के द्वारा विरोध का एक मटमैला गुब्बार खड़ा किया गया और बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके यह कहा गया कि यह बदले के इतिहास की परंपरा को शुरू कर रही है, जहां मुगल और मुगलों की सच्चाई, उनके भारत में योगदान, उनके कला संस्कृति इत्यादि के योगदान को स्लाइड करके, छोटा करके या हटा करके एक पैरेलल इतिहास लिखने की बात हो रही है। और इस प्रकार से इतिहास की सच्चाई को छिपा करके एक गलत इतिहास पढ़ाने की बात हो रही है। ऐसा कह करके मार्क्सवादियों ने, वामपंथियों ने विरोध किया। ठीक उसी प्रकार से चार्ल्स डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर अध्याय को हटाए जाने को लेकर के भी उन्हीं वामपंथियों का जो साइंटिस्ट खेमा है, भौतिकवादी खेमा है, जो सिर्फ चर्म चक्षु से देखने का और समझने का प्रयास करता है, उनके द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से मुगलों के ऊपर जो सही इतिहास है, हालांकि बीजेपी अभी सही इतिहास नहीं लिख रही है, वो सिर्फ हटा रही है। सही इतिहास यदि लिख दिया जाए तो आज भारतवर्ष के जितने भी मुसलमान हैं उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि उनके पूर्वजों को कैसे किस किस तरह की यातनाओं को दे करके उनका मुसलमानीकरण, इस्लामीकरण किया गया था। तो संभव है कि आज जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसमें अचानक अप्रत्याशित तीव्रता आ जाए और बहुत सारे मुसलमान आज इस्लाम के फोल्ड को छोड़ करके अपने घर को वापस चले आए। ठीक उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव सिर्फ हटाए जाना हो रहा है। यानी जैसा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर सकलानी ने कहा था कि वी आर रैशनलाइजिंग, वी आर नॉट रीराइटिंग एनीथिंग। ये है डिफेंस पे खेलना। यानी बीजेपी जो है खुल करके, खखार करके कोई इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है, वो तो सिर्फ कह रही हटा, क्योंकि वो डरे हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ा के देख रहे हैं कि भाई वहां कोई बम वम तो नहीं लगा हुआ है। अभी पैर धरती पे रखा नहीं कि किसी ने कह दिया कि देखो जहां तुम पैर रखने वाले हो उसके नीचे वो जो बम है ना, जिसपे पैर रखने के बाद वो फटता ही फटता है। तो मार्क्सवादियों का, वामपंथियों का, देशद्रोहियों का हल्ला हुआ और बीजेपी ने अपने पैर को हटा लिया। अभी चार्ल्स डार्विन का मामला थोड़ा दूसरा है, क्योंकि इसमें अगर चार्ल्स डार्विन के चैप्टर को हटा देंगे तो फिर सीधे हटा देंगे, फिर उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी और ये देश का बहुत बड़ा भला होगा। भला क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको प्रश्न कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि चार्ल्स डार्विन ने जो इतना डरा हुआ था, जो चर्च से इतना डरा हुआ था, एक वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता, एक कवि, एक दार्शनिक कभी डरता नहीं है। गैलीलियो नहीं डरा, ब्रूनो नहीं डरा, कोपरनिकस नहीं डरा, और इन लोगों ने
चर्च की जो संस्था थी, जो न्यायिक व्यवस्था थी, जुडिशियल सिस्टम था, इंक्विजिशन, उसके खिलाफ खड़े होकर के गला ककार करके बारंबार कहा कि बाइबल में जो लिखा है वो गलत है और हमने जो वैज्ञानिक परीक्षण करके जानकारियां लाई है वो सही है। और इसके एवज में ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, कोपरनिकस को मार दिया गया, गैलीलियो को बारंबार जेल की यातना सहनी पड़ी और जेल की यातना के परिणाम स्वरूप ही वो मर भी गया। ऐसा साहस नहीं करने वाला चार्ल्स डार्विन, जिसका आधार ही गलत था, जिसकी थियरी ही गलत प्रूव होती है, वो उसने कहा था कि नहीं 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 नहीं, मेरी जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाली पुस्तक है ना, उसको मेरे मरने के बाद तुम लोग प्रकाशित करना, क्योंकि उसे भय था कि उसके जीते जी अगर उसे प्रकाशित किया गया तो चर्च उसकी बोटियां नोच लेगा। यानी उसको पॉस्थुमसली पब्लिश किया गया था वहां पर। अब सवाल ये है कि जो कुछ भी पब्लिश किया गया वो थियरी ही था, और उस थियरी का आधार ये था कि चार्ल्स डार्विन बीगल नाम के जहाज पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे उसने यात्राएं की। यात्रा करने के क्रम में उसने जल, जंगल और जंतु, इन तीनों का अध्ययन करके अपने मन में कुछ निष्कर्ष को प्राप्त होता है। उसने देखा कि कैसे जल में रहने वाले जीवों की आकृति तैरने के अनुकूल हो जाती है, कैसे पंछियों का उड़ने की लालसा होने के नाते उड़ते उड़ते वो हवा में उड़ने की लायक वो प्रकृति उनको बना डालती है, कैसे एक पंछी जो है वो अपने चोंच की शक्ल को बदल देता है या प्रकृति उसे बदल देती है या प्रकृति उसको अनुकूल कर देती है। जब वो बारंबार किसी जगह पे ठोकर मारता मारता वो अपने चोंच को एकदम शार्प कर लेता है, तो उसके चोंच का शार्प होना कोई ऐसा नहीं कि जन्म से होता है, बल्कि वो नेचर उसको वैसे ढाल देती है। ठीक उसी प्रकार से उसने तो शुरुआत बहुत लंबी की है, वो बंदर वाली बात ही सिर्फ हम जानते हैं। वो बैक्टीरिया से अमीबा, फिर अमीबा से वो जो कहते हैं कि स्थिर रहने वाले जीव का मतलब जीवनधारी वृक्ष, और फिर वृक्षों से फिर वो मतलब बैक्टीरिया को आधार माना, बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से वृक्ष आदि, फिर वो कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़े से फिर मैमल्स, और जल से फिर मैमल्स इत्यादि, और मैमल से फिर धीरे 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 करके बंदर, और बंदर से फिर मानव। कोई आधार नहीं दिया। और अगर एक बहुत ही कॉमन सा उसका एक तर्क हम देते हैं कि भाई अगर बंदरों से इंसान बनते हैं तो आज जो लाखों की संख्या में बंदर पाए जाते हैं उनमें से एक भी इंसान बनने की घटना कम से कम चार्ल्स डार्विन के बाद से अब तक 200 वर्षों में कहीं हमने देखने को नहीं मिली। तो इस थ्योरी का कोई आधार नहीं है। तब प्रश्न है कि इस थ्योरी के आधार नहीं होने के बाद भी कम से कम 75 वर्षों तक भारत के तमाम विद्यालयों में इन बातों को हमने क्यों कर पढ़ाया, क्यों कर बच्चों को एक गलत चीज पढ़ाई गई, क्यों कर बच्चों के मन में ऐसा गलत तर्क ठूंसा गया, जैसा कि एक और सिलेबस का हिस्सा है कि आर्य भारत में बाहर से आए, उन्होंने द्रविड़ों को लड़ाई करके यहाँ से खदेड़ दिया, यहाँ के नागरी या शहरी सभ्यता को उजाड़ करके अपने ग्रामीण सभ्यता को स्थापित किया। इन बातों को आज भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ये सूट करता था। अंग्रेजों ने जो चीजें उन्हें सूट की उसको उन्होंने स्पॉन्सर करके अपने समय के बड़े बड़े विद्वानों को खरीद करके जो अपने अंदर के जो उनका दार्शनिक मन था उसे उन्होंने उसकी हत्या करके वे अपने मन के विरुद्ध जाकर के उन चीज़ों को लिखते हैं, स्थापित करते हैं। और फिर सत्ता है तो सत्ता के बल पर तो आप करोड़ों की संख्या में पुस्तकें छाप सकते हैं, लाखों की संख्या में विद्यालय खोल सकते हैं, हजारों की संख्या में महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उनमें आप विद्यार्थियों को जो कूड़ा करकट पढ़ाना चाहें पढ़ाएं, और फिर पैसे के बल पर भी अपने अनुकूल स्थानीय लोगों को तैयार करके, कुछ मार्क्सवादियों को, कुछ नेहरूवादियों को, कुछ गांधीवादियों को खरीद करके उनके द्वारा फिर पुस्तकों को लिखवा करके स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ा रहे हैं। वही तो हुआ है 1947 के बाद से। 1947 के बाद से जो पहले 5 शिक्षा मंत्री रहे हैं, जो इस्लामी रहे हैं, उन्होंने इतिहास की पुस्तकों में विशेष दखल दे करके मुगलों को महिमा मंडित किया। मुगलों से पहले मुसलमानों को, इस्लाम को उन लोगों ने बहुत ऊपर रखा, और फिर वो दुआबी संस्कृति, गंगा जमनी सभ्यता और संस्कृति की बातें कह करके इतिहास के उस सच्चाई पर पर्दा डाल दिया कि कैसे इस्लाम ने पूरी दुनिया में यातनाओं और क्रूरता का नंगा नाच किया, और नंगा नाच करने के बाद अरब और आसपास के पुरानी सभ्यताओं को मटिया मेट कर दिया, और हमेशा हमेशा के लिए वो वहाँ की बालूका राशि में दफन हो चुकी हैं। लेकिन भारत में आज भी भारतीयता, भारत की संस्कृति और सभ्यता ना सिर्फ जीवित है बल्कि वो जीवंत है, यानी कि वो अभी जारी है। और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में है। पूरी तरह से हिंदुओं को कभी मिटाया नहीं जा सका।
और ना कभी मिटाया जा सकता है। वो दिन यदि कभी आने को होगा भी तो वो दिन वास्तव में इस्लाम के अनुसार, क्रिश्चियनिटी के अनुसार इस धरती पर कयामत या फिर वो कह सकते हैं कि लास्ट जजमेंट डे होगा। हम विषयांतर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत लंबे समय से एक षड्यंत्र की व्यवस्था होती रही है। भाई, अगर किसी भी चीज को आप जब स्थापित करते हैं, किसी भी चीज को जब आप इस दुनिया में रखते हैं, तो उसका एक आधार देते हैं। आधार दो तरह से होता है, या तो आपकी जानकारी उस ऊंचाई की हो जहां आप उन चीजों को अपने स्व अध्ययन के द्वारा आप लाते हो, या फिर शास्त्रीय प्रमाणों को आप नए सिरे से प्रमाणित करते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। उस समय उस तरह के लैब भी नहीं थे जिन लैब्स में हम बैक्टीरिया, अमीबा या इन चीजों का वो एकदम जैसे उस समय तक माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उस समय तक वो जेनेटिक साइंस इत्यादि का विकास नहीं हुआ था। ऐसे भी भौतिक साइंस में, भौतिक विज्ञान में जो भी विकास होता है वो सीमित होता है, वो बहुत लघु अवस्था का होता है, वो बहुत दीर्घ अवस्था का नहीं होता है। इस नाते हम जो विज्ञान की बात करते हैं उस विज्ञान की लघुता से ही तो ये साबित होता है। क्योंकि आज से 200 साल पहले यदि कोई कहता कि भाई आप दुनिया के किसी एक हिस्से में खड़े होकर के दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में खड़े व्यक्ति के साथ आप एकदम जीवंत लाइव बातचीत कर सकते हैं, एक एक घटना को अपनी आंखों से आमने सामने देख सकते हैं, तो उस समय का विज्ञान, यही विज्ञान कहता कि ये सब कपोल कल्पना है। इसी विज्ञान ने हमारे शास्त्रों में विमान की जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को उस समय हंस करके खारिज कर दिया था। और आज वही वैज्ञानिक लोगों की जो ये वर्तमान पीढ़ी है उन्हीं विमानों में उड़ करके और विज्ञान की उपलब्धियों की शेखियां बगाड़ रहा है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि चार्ल्स डार्विन ने ना तो कभी प्रमाणित किया, उसने पहली बात तो उसने एक थियरी दी। अभी अलग बात है कि सत्ताधारियों ने उस थ्योरी को इसलिए आगे बढ़ा दिया क्योंकि ये थ्योरी उनको सूट करती थी। हालांकि क्रिश्चियन को भी सूट नहीं करती थी, इस्लाम को भी सूट नहीं करती थी और भारतीय परंपरा को भी सूट नहीं करती थी। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि हम वी आर प्रोग्रेसिव। वो एक वामपंथ एक नए तरह का विषय है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव साबित करने के लिए इस तरह की तमाम ऊल जलूल दलीलों को सामने लाता है। कारण क्या है कि जो एक बहुत बड़ा विजडम है, मतलब कह लगे कि एक सुपर इंटेलिजेंस स्तर की को स्पर्श करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है, उस निष्कर्ष के आधार पर शास्त्र लिखे जाते हैं। जहाँ पे ये कहा जाता है, जैसे वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि एक स्वर्ग नाम की एक जगह हो सकती, नहीं, वहाँ ऐसे कहा जाता है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, हमारे कर्म ऐसे होते हैं तो हमें ये फल होता है। तो यहाँ पर संभावनाओं में बात नहीं होती है, ये तो एक संभावना की बात हुई। तो संभावना ये नहीं है कि बैक्टीरिया से चीज़ें बढ़ी, ये तो भौतिक स्तर की, सूक्ष्म जगत में आत्माओं की बात होती है। आत्माओं का धरती पर आना कैसे हुआ, एक बहुत गंभीर प्रश्न है। किन कारणों से आत्माएं धरती पे आती हैं, किन कारणों से आत्माएं जो है विभिन्न शरीरों को प्राप्त होती हैं। क्या मनुष्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है? क्या मनुष्य इंटेलिजेंस के लेवल पे सबसे ऊंचाई पर है? तो हमें एक उत्तर मिलता है। आप देखेंगे कि जो अन्य जीव जंतु हैं जिनमें अलग अलग स्तर का इंटेलिजेंस है, आप पाएंगे कि हर जीव जंतु अपने एक विशेष इंटेलिजेंस के कारण से मनुष्य से कई मामले में, मैं श्रेष्ठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करके कहूँगा, आगे है। आगे से मतलब है कि अगर सूंघने की हम बात करें तो हमारे सूंघने की क्षमता कभी भी एक कुत्ते की सूंघने की क्षमता के बराबरी नहीं कर सकता है। कुलाचे मारने की हमारी जो क्षमता है वो हम हिरन के बराबरी नहीं कर सकते हैं। दृष्टि का मतलब है ऊंचाई से चीजों को देखने में हम तमाम यंत्रों का विकास भले कर सकते हैं, लेकिन आज गूगल अर्थ वो सैटेलाइट के माध्यम से धरती के एक एक कोने की चीजों को हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी गिद्ध दृष्टि की बात जो होती है, वो गिद्ध और चील की जो दृष्टि होती है, कौवे की तरह हम चेष्टा नहीं कर सकते हैं। बगुले का जो एक जगह एकदम आराम से बैठे बैठे जो एकदम काग चेष्टा, जिसे बको ध्यानम जिसे कहते हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम,
इस तरह की चीज़ों को हम कभी नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग स्तर पर पाई जाती हैं। इसका ये मतलब, अगर क्रमिक विकास की बात होती तो हम जब इन तमाम जीवनों से होकर के एक क्रम में आते तो हमारे अंदर सूंघने की क्षमता भी वही होती जो एक कुत्ते में है, हमारे अंदर देखने की क्षमता भी वही होती जो एक गिद्ध में है, हमारे अंदर बको यानी बगुले की तरह ध्यान करने की क्षमता भी एकदम एकाग्र। हम इन सबों में उन सबों को सरपास कर लेते हैं बाय प्रैक्टिस। इस मामले में हम श्रेष्ठ हैं। हम प्रैक्टिस करें तो हम अपने किसी भी फैकल्टी को विकसित कर सकते हैं, और जीव जंतु को जो विकसित रूप में मिला है वो वहीं तक सीमित है। और उसको देख करके ये कहना कि क्योंकि वो प्रकृति ने उन्हें उसके अनुकूल विकसित, तो क्या भाई कुत्तों को केवल सूंघने के लिए क्यों विकसित किया, गधों को क्यों नहीं कर दिया? घोड़ों के अंदर ही हॉर्स पावर टाइप का वो क्षमता क्यों दे डाली, क्यों नहीं फिर वो एक सील मछली को दे दिया? कहने का मतलब है कि ये मैं इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं कि अपने अपने पर्यावरण के अनुकूल शरीर का होना ये अनुकूलीकरण हो सकता है, पर्यावरण के हिसाब से हो सकता है। लेकिन उसको क्रमिक विकास की अगर हम बात कहें तो क्रमिक विकास से, अब बताइए ना, कोई अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पर कोई कुत्ता है तो फिर वो क्रमिक विकास करके सील कैसे बन जाएगा, पोलर बियर कैसे बन जाएगा? यानी वो क्रमिक विकास को भी एक स्टेज देता है, लेकिन वो उस क्रम में कौन कब किस जानवर में चला जाएगा इसका वो कभी अध्ययन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी संख्या ही सीमित नहीं थी चार्ल्स डार्विन के पास। और दूसरी बात कि उस क्रमिक विकास में वो सिर्फ शुरू करता है बैक्टीरिया अमीबा से और अंत में पहुंच जाता है बंदर और मानव। बीच के लोग कहाँ चले गए भाई? वो डायनासोर कहाँ चला गया, वो हाथी कहाँ चले गए? अगर हाथी को फिर से बंदर बनना था, उसके बाद ही मानव बनना था, शेर और जिराफ और बड़े बड़े जानवरों के बाद अंत में उसको फिर बंदर ही बनना था, तो विकास क्रम में तो बंदर से बहुत आगे बहुत सारे जीव हैं। अगर इंटेलिजेंस के लेवल पे भी ले तो भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो बंदर से बहुत आगे हैं। तो बंदर से सीधे सामने पे हमारे शास्त्रों में ये अलग तरह से कहा गया है कि हम कर्मों के अनुसार 84 योनि में आते हैं, और 84 योनि में मानवों के करीब जो सबसे करीब योनियां जो मानी जाती हैं उसमें सिर्फ 2 जीवों की चर्चा होती है कि अगर कोई कुत्ता या फिर गौवंश में आ जाए तो वो मानव के सबसे करीब होता है। इसीलिए हम गौपालन भी करते हैं, और हमारे यहाँ कुत्तों को पालने का मतलब है उनका पालन पोषण करना। पालने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने घर में ही पाले, पालन पोषणा या पालना पोषणा जो है उसकी बात कही गई है, क्योंकि ये सबसे करीब पाए जाते हैं मानव के। उसमें अब उसका एक नियम भी बनाया गया है। क्यों वो करीब है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो अन्य जीवों में हैं ही नहीं, या उसको कह सकते हैं परोपकारी क्षमताएं हैं। परोपकारी क्षमता के नाते अब सवाल ये है कि अब तो ये इस पे अगर हम चर्चा करें तो घंटों चर्चा कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है कि एक बदमाश जो है, जिसको ब्रिटिश कह लें, वामपंथी कह लें, नेहरूवादी कह लें, गांधीवादी कह लें, देशद्रोही कह लें, राष्ट्रद्रोही कह लें, गुंडे मवाली कह लें, लोफर कह लें, सड़क छाप आवारा कह लें, इन सबों ने एक विवाद खड़ा कर दिया। अब आप जीवन भर उस विवाद का हल करते फिरिए, लीजिए, ये तो ठीक वही बात हो गई। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि इतिहास की पुस्तकों में भारतीय इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है, और विज्ञान की पुस्तकों से यदि एनसीईआरटी ने चार्ल्स डार्विन को हटाया है तो ये बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इस तरह से करके एक इतनी बड़ी भ्रमित करने वाली गंदी वस्तु को हटा दिया गया है जो हमारी वैज्ञानिक सोच को कुंद कर देती है। वैज्ञानिक सोच का मतलब होता है कि हम स्वयं ऑब्जर्व करके देखें, और तुम पहले ही से स्थापित कर दे रहे हो। तुमने अन्वेषण नहीं किया। तुम 4 साल बिगिल नाम के जहाज पर घूमते रहे, डरपोक कहीं के, और चर्च की संस्था से डरते डरते तुमने कहा कि मेरी बातों को पोस्थुमसली पब्लिश करना, और उसके बाद जब तुमने पब्लिश करने की बात कही भी तो उसके बाद क्या होता है कि फिर तुम जो हो वो चुपचाप चले जाते हो, एक सुगुफा छोड़ देते हो, और फिर ना जाने कैसे तुम्हारी चीज़ें जो हैं वामपंथी इकोसिस्टम के उन पावरफुल लोगों के हाथों में लग जाती हैं, जो पहले तो ब्रिटेन में इन चीज़ों को थोड़े थोड़े करके पढ़ाती हैं। यद्यपि चर्च का थोड़ा विरोध रहता है, लेकिन चर्च को इस बात के लिए विरोध होता है कि तुम इंग्लैंड में मत पढ़ाओ, लेकिन उनको इस बात का थोड़ी विरोध है कि भारतीयों को मत पढ़ाओ, क्योंकि वो तो चाहते ही कि भारतीय पहले से ही कूड़ा करकट पढ़ रहे हैं, तो हमको या तो हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ाएंगे या फिर और भयानक टाइप के कूड़ा करकट परोस देंगे।
तो इसलिए बार बार सफाई देने से अच्छा है कि इस तरह से घर की सफाई ना दें बल्कि घर की सफाई करें। इस नाते बीजेपी सरकार के माध्यम से एनसीईआरटी के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा काम है और इसकी सराहना होनी चाहिए। और यदि चार्ल्स डार्विन के थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाले थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को पढ़ाना है तो मैं कहता हूं कि इसे हटाइए मत, इसे पढ़ाइए और इसको एक तरह से कहें तो लेट अस डिबंक इट इन ए क्रिटिकल फैशन। इसके सच्चाई को बताइए कि देखो बच्चों, ऐसे भी दौर रहे हैं विज्ञान के अध्ययन की यात्रा में जहां ऐसी गलत चीज़ों को भी सिलेबस में हमें शामिल करना पड़ा था। आज भी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। इन चीज़ों को हमें सावधानी से समझना होगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे करके सिलेबस में घुसा दी जाती हैं, इंटरपोलेट कर दी जाती हैं और उस कूड़े कचरे को एक स्वीकार्यता मिल जाने के बाद एक स्थापित तथ्य के रूप में हम पढ़ते हैं। ऐसे में हमें विवेकशील होकर के, बुद्धिमान होकर के, अच्छे बुरे का निर्शील विवेक करके चलना होगा। और इस नाते इसको समझो क्योंकि तुम यदि कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें इस चर्चा को सुनने में जब तुम इस चर्चा में शामिल होगे तो तुम्हारे पास इसकी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। जानकारी उस थ्योरी की और वो थ्योरी गलत क्यों है इसकी जानकारी तुम्हें विशेष रूप से होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे हटा ही देना चाहिए, हटा दिया गया ठीक किया गया, क्यों कूड़ा करकट पढ़ाएंगे भाई, लेकिन उसे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बाद में पढ़ाया जाना चाहिए कि देखो हमने तो इसको अपने सिलेबस से इस तरह से हटा दिया है, लेकिन यदि तुम किसी और कंट्री में जाओगे और इसकी चर्चा होगी तो यू मस्ट बी आर्म्ड इनफ टू काउंटर द आर्गुमेंट्स गिवन बाय देम। और इस नाते इन चीज़ों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन पढ़ाने का तरीका दूसरा, हटाइए कुछ भी नहीं, मुगलों को भी पढ़ाइए और बताइए कि मुगल कौन थे, मामलुकों को भी पढ़ाइए, दिल्ली सल्तनत के उन तमाम लोधी फोदी खोदी तुगलक वगैरह सबको पढ़ाइए। लेकिन कैसे? खिलजी को पढ़ाइए, तुगलक को पढ़ाइए, मामलुक को पढ़ाइए, लोधियों को पढ़ाइए, मुगलों को पढ़ाइए, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स को भी पढ़ाइए, पुर्तगीज को। सबकी सच्चाई कौन बताएगा? आधी सच्चाई तो वो बताते हैं अपने लेखों के माध्यम से, आधी सच्चाई के लिए हमें पड़ताल करनी होगी, अनुसंधान करना होगा। लेकिन हम केवल चुप बैठ करके जो भी है बस उसको स्वीकार कर ले तो इससे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। लेकिन एक और आग्रह होगा बीजेपी सरकार को, आप डिफेंस में मत खेलिए। आपसे अगर कोई प्रश्न करता हो तो आप ये मत कहिए कि वी आर रैशनलाइजिंग द सिलेबस बिकॉज द स्टूडेंट्स हैड बीन फेसिंग ए लॉट ऑफ एकेडमिक प्रेशर, so we are just reducing, we are slighting the pressure by removing a couple of chapters. We are not interpolating anything, we are not creating any new academic content, we are just reducing it so that students may feel comfortable to face the syllabus or the gamut of syllabus the leftover gamut of syllabus will be easy enough for them to wade through the pressure of exam. चलिए ये भी आप करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पे हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। उसके एक एक इंची टेप से नाप के हर चीज़ को हम डिबंक ही नहीं कर सकते हैं, ये प्रमाणित कर सकते हैं कि ये गलत कैसे है। और इसके प्रमाण के लिए किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बीगल नाम के जहाज़ पे चढ़ के घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये तो चिंतन से उपजे हुए, परंपरा से जिन चीज़ों को अब तक रिकॉर्ड किया गया है उनके आधार पे ही हम इसको डिबंक कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय था सिर्फ और सिर्फ कि हम कैसे इनके इस जो कहते हैं ना कि इन कुकृत्यों को हम उजागर कर सकें। जो कुकृत्य पहले किए गए एकेडमिक कंटेंट के माध्यम से वो तो है ही, आज उनको हटाए जाने को लेकर जो विरोध कर रहे हैं जो लोग, चाहे वो वामपंथी लोग हों या फिर वामपंथियों का एक नया चोंगा पहन करके, मास्क पहन करके तथाकथित भौतिकवादी या फिर जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो आ जाती है, रैशनल कम्युनिटी जो है वो आ जाती है, उनका विरोध, उनके कुकृत्यों का विरोध भी होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।